नाउ लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट थिंग दैट द लीगल एज ऑफ मैरिज फॉर वुमेन। आपको पता है दोस्तों लीगल एज क्या है महिलाओं के लिए और पुरुष के लिए शादी की, है ना। अब तो उम्र भी हो रही होगी कईयों की, है ना। कई ऐसे उम्र पार भी कर गए होंगे, डबल उम्र होने वाली होगी मेरे जैसे भी होंगे कई सारे, है ना। मेरे जैसे भी होंगे कई सारे। मेरे गांव के हिसाब से मैं ओवर एज हो चुका हूँ, ठीक है। हमारी जो सोसाइटी कम्युनिटी है रूरल एरियाज़ के अंदर में, स्पेशली कुछ कास्ट के अंदर में ना शादी बहुत जल्दी हो जाती है, बहुत अर्ली एज में हो जाती है। बट भारत के अंदर में जो हमारा कानून है उसके अनुसार लड़कों की एज कितनी होती है शादी की? 21 के बाद शादी करो, और 18 साल से पहले लड़कियों की मत करो। लड़कियों की जो लीगल एज है मैरिज की वो है 18, और लड़कों की कितनी है? 21। ये सरकार के द्वारा कानून बना के ये किया गया है। ये क्यों किया? ताकि जो चाइल्ड मैरिजेज हैं उनको क्या किया जा सके? रोका जा सके। बहुत बढ़िया। महिलाओं की जो एज है सबसे पहले वो डिफाइन की गई थी शारदा एक्ट के अंदर में, ठीक है। जब भारत आज़ाद नहीं था उस समय ये डेट को फिक्स किया गया था, ये एज को फिक्स किया गया था कि भैया इससे कम महिला अगर है तो उसकी शादी मत करो, ठीक है। बाद में पुरुषों का भी डिसाइड हुआ कि ठीक है भाई इतने से कम आप मत करो। लेकिन मैंने आपको क्या बताया था, भारत के अंदर में इतनी जाति धर्म, इतने संप्रदाय हैं, इतनी भाषाएं हैं कि भारत के अंदर में वो कोहेरेंसी आ ही नहीं सकती। इसीलिए इंडिया के अंदर में वो नंबर अलग अलग है। कईयों के लिए वो 18 साल है तो कईयों के लिए कुछ और है ना। जैसे हिंदू धर्म में हमने बताया, हिंदू कोड ऑफ लॉ के अनुसार वो 18 साल है। बट इस्लाम में क्या माना जाता है कि जब लड़की प्यूबर्टी पे आ जाती है, ठीक है, तो उसकी आप शादी कर दो, वो लीगल एज है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप उसकी शादी कर सकते हैं। परंतु दोस्तों इनसे क्या होता है, ये अर्ली मैरिजेस से क्या होता है दोस्तों, जब ये अर्ली मैरिजेस आपकी होती है ना तो इससे दोस्तों न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी आ जाती है, ठीक है। न्यूट्रिशन की बहुत ज्यादा कमी आ जाती है और उसकी वजह से एनीमिया, ठीक है, मैटरनल मोर्टालिटी, चाइल्ड मोर्टालिटी। आपने देखा था ना, एक मैंने रिपोर्ट दिखाई थी भारत की क्या हाल है, ठीक है। आपका जो महिलाओं का जो न्यूट्रिशन लेवल है दोस्तों, और जो बच्चे हैं नियोनेटल डेथ कितनी होती है, ठीक है। ये सारी चीजें दोस्तों बहुत भयंकर तरीके से प्रभावित है जस्ट बिकॉज ऑफ द मैरिज। अगर पहले शादी होगी लड़की की तो पहले प्रेगनेंसी भी पहले हो जाएगी, और अर्ली प्रेगनेंसी की वजह से दोस्तों उसके न्यूट्रिशन पे बहुत फर्क पड़ता है, माँ और बच्चे दोनों के, ठीक है। और उसकी वजह से क्या होगा दोस्तों, बहुत सारी हेल्थ आउटकम आगे, है ना, हेल्थ डेफिशिएंसी, फिर हेल्थ बर्डन, ठीक है। तो अगर वो खुद से इलाज कराएंगे तो खुद का खर्चा, नहीं तो जो सरकार जो है पब्लिक जो हमारा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है उस पर खर्चा, है ना। तो सरकार ने कहा यार इससे कैसे निपटें, किस प्रकार से भारत जैसे इतने बड़े देश के अंदर में हमें महिलाओं की जो न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी है उसको पूरा करना है। क्योंकि हर रिपोर्ट के अंदर भारत की जो महिलाओं की जो न्यूट्रिशनल जो आउटकम है वो बहुत लो लेवल की आ रही है, बहुत निम्न स्तर की आ रही है। तो इससे कैसे निपटा जाए, कैसे इसका समाधान किया जाए, कैसे इस चीज से को ओवरकम किया जाए, इसके लिए बातचीत जब हुई तो डिस्कशन आया, कंक्लूजन आया कि चलो भाई इसके ऊपर एक टास्क फोर्स बनाते हैं, एक कमेटी बनाते हैं। और एक समता पार्टी के जो लीडर थी जया जेटली, उनके द्वारा उनकी अध्यक्षता में हमारे जो नीति आयोग के सदस्य हैं वीके पॉल साहब, तो उन दोनों को मिला के कमेटी बनाई गई। ठीक है भैया, अब कमेटी बना दी हमने, एक टास्क फोर्स बना दी। आप बताइए कि क्या लीगल एज होनी चाहिए लड़की की, है ना। उस टास्क फोर्स ने अभी अपनी रिपोर्ट सबमिट की। उसने कहा कि अगर आपको महिलाओं के अंदर न्यूट्रिशनल वैल्यू को इंक्रीज करना है तो आपको सबसे पहला जो कदम उठाना पड़ेगा वो क्या करना पड़ेगा कि आपको जो एज है शादी की उसको क्या करना पड़ेगा, इंक्रीज। तो इन्होंने सजेस्ट किया है कि महिलाओं की जो लीगल एज है शादी की वो कितनी कर दो, 18 से बढ़ा के 21 कर दो। और भारत सरकार लगभग इससे कन्विंस्ड भी है, क्योंकि हमें दोस्तों ये करना है, क्योंकि ग्लोबल स्केल के ऊपर में हमारे यहाँ पे न्यूट्रिशनल नॉर्म्स जो हैं वो मतलब आप देखोगे हेल्थ जो इंडिकेटर्स हैं वो बहुत अच्छे नहीं है। एनीमिया में देख लो, भारत का बहुत बुरा हाल है, भारत बहुत बुरी तरीके से पिछड़ रहा है। तो ऐसे कैसे काम चलेगा? तो इसीलिए गवर्नमेंट इज थिंकिंग ऑन दिस पर्टिकुलर प्रपोजल, और इसके ऊपर में रिपोर्ट आई है। ठीक है, आप मेरी बात समझे या नहीं समझे? जो बच्चे मेरी बात समझ गए दोस्तों कमेंट बॉक्स में ओके की रिपोर्ट लिखेंगे। एंड एक रिक्वेस्ट है आपसे दोस्तों, वैसे मुझे कहना नहीं चाहिए बट फिर भी मैं कह रहा हूं कि प्लीज वीडियो लाइक और शेयर कर दें यार, ठीक है। ये दो काम जरूर करें, लाइक और शेयर प्लीज, ठीक है। लाइक जरूर करें वीडियो को यार, ठीक है। मुझे पता आप थोड़े नाराज हो, नाराज भी आपकी जायज है, ठीक है, क्योंकि क्लासेस जो है वो उल्टे सीधे टाइम पे हो रही है, कोई फिक्स टाइम नहीं हो पा रहा, तो आपकी नाराजगी बहुत जायज है। परंतु मैं अभी के लिए सिर्फ आपको कोशिश का आश्वासन दे सकता हूं और कुछ नहीं।
सो नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट दिस लीगल एज ऑफ द मैरिज फॉर द वुमेन। महिलाओं की लीगल एज क्या होनी चाहिए शादी की? तो एज आई टोल्ड यू इट इज रिलेटेड टू द जीएस पेपर 1 एंड 2। पहला से क्यों? क्योंकि इसमें आपका पेपर 1 में देखोगे तो वहां पे लिखा है इशू रिलेटेड टू द वुमेन एंड जेंडर्स गवर्नमेंट एंड पॉलिसीज इंटरवेंशन। ये पेपर 2 का है, ये पेपर 1 का है, ठीक है। सो ये सोसाइटी से रिलेटेड है और ये आपका क्योंकि सरकार कानून बनाएगी, नियम बनाएगी, तो ये पॉलिसी फॉर्मुलेशन। सो दैट्स व्हाई इट्स कम्स फ्रॉम पेपर 1 एंड जीएस पेपर 2, बोथ दोनों से आपका ये आता है। अभी मुद्दा क्या है चलिए डिस्कस कर लेते हैं, बट पहले मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहूंगा, ठीक है। चाइल्ड मैरिजेस के ऊपर मैं क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूंगा। सवाल क्या है मेरा? फॉर व्हाट रीजंस आर द चाइल्ड मैरिजेस ऑफन प्रिवलेंट? आप बताइए कि चाइल्ड मैरिजेस होती क्यों है इतनी ज्यादा? सोच के देखना ग्राउंड लेवल पर, ठीक है। चाइल्ड मैरिज क्यों होती है ये आपको सोचना है। जैसे गांव के अंदर चाइल्ड मैरिज क्यों जाती है, अर्ली शादी क्यों करते हैं? मतलब बाद में शादी करेंगे तो पूत के पाव दिख जाएंगे, मतलब पता चल जाएगा कि भाई बाद में जाके बेरोजगार रहने वाला है, ठीक है, इसने ऐसा कुछ किया नहीं पढ़ाई के अंदर में, तो वो इनसिक्योरिटी होती है जिसकी वजह से उसकी पहले शादी कर देते हैं कि अभी कर देंगे तो अच्छा रहेगा, बाद में अगर शादी करेंगे तो पता चला है तो कुछ करता नहीं है, ठीक है, कोई जॉब है नहीं इसके पास, नौकरी लगी नहीं, सरकारी नौकरी आजकल एक नॉर्म हो गई है शादी के लिए, तो इनसिक्योरिटी की वजह से जल्दी से उसकी शादी एक मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। तो मैं वही बोल रहा हूं कि बताइए किसकी वजह से चाइल्ड मैरिज जल्दी होती है? पहला इनसिक्योरिटी, दूसरा है दोस्तों पॉलिटिकल एंड फाइनेंशियल रीजन, तीसरा है दोस्तों लैक ऑफ एजुकेशन, ठीक है, और नेक्स्ट अगर मैं बात करूं दोस्तों तो ऑल ऑफ द अबव। तो आपको बताना है कि वास्तविक रीजन कौन सा है जिसकी वजह से चाइल्ड मैरिज जो है वो इतनी प्रेवलेंट है, इस लेवल के ऊपर में चाइल्ड मैरिजेस जो हैं वो हो रही हैं, तो उसके बारे में आपको बताना है कि व्हाई एग्जैक्टली, टेल मी द रीजन व्हाई द चाइल्ड मैरिज ऑफन प्रेवलेंट इन द इंडियन सोसाइटी। आपको बताना है कि भारत के अंदर में क्यों चाइल्ड मैरिजेस इस लेवल की है और इतनी ज्यादा हो रही हैं। सो दोस्तों बात करते हैं तो हमारा यूनियन कैबिनेट जो है ऑन दिसंबर 15 टुक द डिसीजन टू रेज द लीगल एज ऑफ द मैरिज फॉर वुमेन्स फ्रॉम द 18 टू 21। फाइनली जया जेटली जी जो है उनकी कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर, रिकमेंडेशन के आधार पर हमारा जो कैबिनेट है, यूनियन कैबिनेट, वो एग्री हो गया है 15 दिसंबर को कि ठीक है भैया, हम महिलाओं की जो लीगल एज है मैरिज की उसको हम 18 से बढ़ा के कितना कर देंगे, 21 कर देने वाले हैं। तो इसके बाद जो महिलाओं की लीगल एज होगी शादी की वो कितनी होगी दोस्तों? 21 साल जो होगी वो होगी महिलाओं की लीगल एज, ठीक है। बाय अमेंडिंग द प्रोहिबिशन, ये करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? ये करने के लिए दोस्तों हमें अमेंडमेंट करना पड़ेगा, ठीक है, हमें संशोधन करना पड़ेगा किसके अंदर में दोस्तों? प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट PCMA 2006। ये कानून है दोस्तों, इसके अंदर में हमें क्या करना पड़ेगा? बदलाव करना पड़ेगा। अगर हमें वास्तविकता में अगर हमें अमेंड करना है, हमें लीगल एज को इंक्रीज करना है, सो लीगल एज को इंक्रीज करने के लिए दोस्तों हमें, अगर हम इसको 18 से बढ़ा के 21 करना चाहते हैं तो वी हैव टू, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू अमेंड दिस एक्ट। हमें प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट PCMA 2006 जो है इसको क्या करना पड़ेगा? अमेंड करना पड़ेगा, इसमें बदलाव कर लाने पड़ेंगे, इसको चेंज करना पड़ेगा। द डिसीजन इज बेस्ड ऑन recommendation of 4-member task force which is led by the former समता पार्टी चीफ जया जेटली। मैंने बताया था ना आपका, एक टास्क फोर्स बनाई गई थी, ठीक है, जो समता पार्टी की चीफ थी जया जेटली जी, तो उनके द्वारा, उनके नेतृत्व में एक 4 सदस्यीय, ठीक है, 4 मेंबर 4 सदस्यीय टास्क फोर्स बनी थी। उस टास्क फोर्स ने सिफारिश की कि भैया 18 साल से बढ़ाकर लड़कियों की जो आपकी लीगल एज है शादी की वो 21 कर दो। कितना कर दो? 21 कर दो, तभी बात बनेगी, ठीक है। और इसके लिए प्यारे बच्चों हमें संशोधन करना पड़ेगा किसमें? प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट में, ये तो करना ही पड़ेगा 2006 के अनुसार। साथ ही साथ में हमें अपने जो पर्सनल लॉ है, जैसे हिंदू कोड लॉ है, ठीक है, हिंदू कोड है, ऐसे ही इस्लाम में अलग है, तो हमें अपने पर्सनल जो लॉ हैं उनके अंदर में भी बदलाव करना पड़ेगा, ठीक है, तो ये जरूरी है। चलिए, व्यू ऑफ डिफरेंट रिलीजन, अलग अलग धर्मों का ना अलग अलग दृष्टिकोण है। मैंने आपको बताया भारत के अंदर में डाइवर्सिटी बहुत है, और इस डाइवर्सिटी का एक नेगेटिव इंपैक्ट भी यही होता है कि सबके अपने अपने पर्सनल कानून है ना, और इससे निपटने के लिए ही हम क्या बोल रहे हैं? यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करते हैं। हमारे DPSP में भी है कि स्टेट्स शुड एंडेवर टू प्रोवाइड अ यूनिफॉर्म सिविल कोड टू द नेशन, लेकिन अभी तक वो यूनिफॉर्म सिविल कोड हम बना नहीं पाए हैं। अंग्रेज बड़े चालाक थे, अंग्रेज ने क्या किया कि हम तो यहाँ पे मर्चेंट हैं, हम तो यहाँ व्यापारी के रूप में आए हैं और व्यापार करने की दृष्टि से हम आए हैं, तो हमें अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना है। तो उन्होंने क्या किया, जितने भी नियम थे, जितने भी आपके ट्रेड करने की जो शर्तें थी उनको फॉर्मलाइज कर दिया, लीगलाइज कर दिया, कोडिफाई कर दिया, लेकिन उन्होंने धार्मिक नियमों को छोड़ दिया।
धर्म की चीजों को उन्होंने छोड़ दिया, क्योंकि धर्म की बातें उनके किस काम की, तो वो छोड़ दिया इन्होंने धार्मिक लीडर्स के ऊपर। और बाद में भारत में अलग अलग जो है यहां पर पर्सनल लॉ बने, और उसी की वजह से आज भारत के अंदर में शादी ब्याह से लेके तलाक से लेके अलग अलग भिन्न भिन्न राय हैं। हिंदुओं में शादी अलग तरीके से, इस्लाम में अलग क्राइटेरिया है, ठीक है, इस्लाम में डिवोर्स का अलग क्राइटेरिया, हिंदुओं में अलग क्राइटेरिया है, ठीक है। ये सब चीजें प्रेवलेंट है इंडिया के अंदर में, अलग अलग पर्सनल लॉ जो है अलग अलग बातें बोलते हैं। इट हैपन जस्ट बिकॉज कि इंडिया के अंदर में कोई एक यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं है। अगर एक यूनिफॉर्म सिविल कोड होता तो ये सारी दिक्कतें जो आज हम फेस कर रहे हैं, ये सारी दिक्कतें हमें फेस ना करनी पड़ती, ठीक है। आप मेरी बात समझ रहे हैं? सो याद रखना दोस्तों, पर्सनल लॉ ऑफ वेरियस रिलीजन दैट डील्स विद द मैरिज हैव देयर ओन स्टैंडर्ड्स ऑफन रिफ्लेक्टिंग कस्टम। हम अपने कस्टम के आधार पे, ठीक है, हम अपनी प्रथाओं के आधार पर क्या करते हैं दोस्तों, अलग अलग नियम है। हर धर्म की अपनी प्रथाएं हैं और अपनी प्रथा के हिसाब से दोस्तों उनकी अलग अलग शादी की एज है। जैसे अगर मैं हिंदुओं की बात करूं तो हमारे यहां पे हिंदू मैरिज एक्ट है 1955, है ना। हमारे पास क्या है, हिंदू मैरिज एक्ट। इसमें 18 साल की एज को हमने सेट किया है। हमने कहा कि लड़कों के लिए 18, सॉरी लड़कियों के लिए 18 और लड़कियों के लिए लड़कों के लिए 21 साल, लड़कियों के लिए 18 और लड़कों के लिए 21 साल। दिस शुड बी द एज ऑफ मैरिज, ये शादी की उम्र होनी चाहिए। इसके अलावा इस्लाम के अंदर में बोला है कि जब लड़की प्यूबर्टी पे आ जाए, ठीक है, सो आप उसकी शादी कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, वो लीगल एज है, ठीक है। स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 जो है एंड प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006, इनमें भी 18 साल फॉर लड़कियां एंड 21 साल फॉर लड़के, ये लीगल एज जो है यहां पर हमारे यहां पे बताई गई है। अब ये सारी चीजें जो हैं अभी और वर्तमान में हम देखें तो सब जगह आप देखोगे पाओगे क्या, 18 साल, ठीक है। लड़कियों की जो वैलिड एज है, ठीक है, लीगल एज है, वो कितनी है, 18 ईयर्स, 18 ईयर्स, 18 ईयर्स, 18 ईयर्स। तो अगर आपको ये चेंज करना है, अगर आपको ये बदलाव कराना है, ठीक है, इसमें आपको चाहिए कुछ बदलाव, इसमें आपको कुछ चेंज चाहिए दोस्तों, तो यू हैव टू अमेंड दिस आपको इसको बदलना पड़ेगा, ठीक है, आपको इसमें चेंज कराना पड़ेगा। ये 18 साल जो है इसको आपको चेंज करना पड़ेगा, और इस चेंज के लिए आपको अलग अलग पर्सनल लॉ, ये पर्सनल लॉ है, साथ ही साथ में अलग अलग जो हमारे कानून हैं, ठीक है, इनको भी हमें क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा, बदलना पड़ेगा, ठीक है। आपके पास कोई और चॉइस नहीं है, यू हैव टू चेंज दीज लॉ। आपको इन लॉज को आपको इन चीजों को क्या करना पड़ेगा, बदलना पड़ेगा, ठीक है। देयर इज नो ऑल्टरनेटिव, आपका इसके अलावा कोई समाधान नहीं है। अब मैं बात करता हूं दोस्तों, ये लीगल फ्रेमवर्क इवॉल्व कैसे हुआ। जो आज हम 18 साल देखते हैं ना लड़कियों की शादी की, भी 18 साल की लीगल एज है, ये लीगल फ्रेमवर्क इवॉल्व कैसे हुआ, ठीक है, मैं वो बताना चाहूंगा कि हाउ एग्जैक्टली इट इज इवॉल्व्ड, ये इवॉल्व कैसे हुआ, ठीक है। तो मैंने क्या बताया, देखो सबसे पहले जो है भारत के अंदर में एक शारदा एक्ट पास किया गया, ठीक है। सर जी जितने सारे लॉज से अच्छा तो यूसीसी है, ठीक है। देखो यार भाई विपुल तिवारी, गवर्नमेंट कैन वर्क ऑन द यूनिफॉर्म सिविल कोड स्ट्रिक्टली, बट फिर वही बात आ जाएगी, है ना, अलग अलग धर्म जो है उनके अलग अलग कस्टम है। अगर सरकार ऐसा छेड़छाड़ करेगी ना, ट्रिपल तलाक के ऊपर कितना, जब वो आया था कानून लेके आया, वो सब चीजें उसको किया गया, तो कितना डिबेट हो, धर्म इन्वॉल्व है ना। और धर्म एक ऐसी चीज है दोस्तों जिसके साथ भारत में छेड़छाड़ करना मतलब सरकार की सीट कुर्सी छीन सकती है। तो सरकार इसीलिए नहीं कर रही, सरकार धीरे धीरे करेगी इसको, ठीक है, धीरे धीरे करेगी। अचानक से कर दिया तो कई सरकार की ना सीट चली जाए, सरकार को भी डर है ना। इसको लोग जो है अलग अलग तरीके से देखेंगे। कुछ धार्मिक नेता इसको एनक्रोचमेंट समझेंगे कि उनके धर्म के साथ छेड़छाड़ की जा रही है ना, तो इसलिए ये नहीं किया जा रहा। तो मैंने आपको क्या बताया, भारत के अंदर में मिनिमम एज पहली बार जो डिसाइड की गई, प्रिस्क्राइब की गई दोस्तों, वो शारदा एक्ट के द्वारा की गई, शारदा एक्ट 1929, 1929। इसके द्वारा पहली बार लीगल फ्रेमवर्क बनाया गया, पहली बार एक कानूनी ढांचा तैयार किया, जिससे हमने कहा कि ठीक है भैया ये लीगल एज होगी। बाद में दोस्तों इस शारदा एक्ट को चेंज किया गया, इसका नाम रखा गया चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट, CMRA 1929। पहले 1929 में आया, बाद में शारदा एक्ट को चेंज कर दिया गया, ये नाम दे दिया गया। उसके बाद 1978 के अंदर में दोस्तों ये लॉ अमेंड किया गया, इसमें बदलाव किए गए, टू रेज द मिनिमम एज ऑफ मैरिज टू 18 ईयर फॉर द गर्ल्स एंड 21 ईयर्स फॉर द बॉयज। आप मेरी बात समझिएगा, सबसे पहले जो लीगलाइजेशन की जो प्रोसेस है, मिनिमम एज सेट करने की जो बात है, अब ये कितनी है मुझे इसमें पता नहीं भाई कितनी रखी गई थी, शायद मे भी 16 साल या 12 साल होगी, इसके अंदर 14 साल होगी। बट पहली बार शारदा एक्ट आया 1929
1929 में, फिर इसको बदला गया चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट CMRA 1929। उसके बाद में 1978 के अंदर सरकार ने अमेंडमेंट किया, ठीक है, संशोधन किया, और 18 साल की जो एज है इस लड़कियों के लिए और 21 साल की एज लड़कों के लिए, इस एज को सेट किया गया, ठीक है। इसके बाद में यही तब से लेकर 1978 से लेकर इस कानून का नाम बदलता आया, बट एज सेम रही है। दिस पोजीशन रिमेन्स द सेम इवन द न्यू लॉ। आज का जो कानून है उसको हम क्या कहते हैं? चाइल्ड मैरिज एक्ट, ठीक है, प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं PCMC, ठीक है, प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006। और ये जो था इसने पुराने वाले कानून को क्या कर दिया? रिप्लेस कर दिया। जो CMRA हमने पढ़ा था उसको इसने क्या कर दिया? रिप्लेस कर दिया। तो आज भारत के अंदर में चाइल्ड मैरिज को रोकने के लिए कौन सा कानून है, ये भी आपको याद रखना है। तो आज भारत में चाइल्ड मैरिज को रोकने के लिए ये कानून है चाइल्ड मैरिज एक्ट, ठीक है, प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट, यानी कि PCMA 2006। तो आज भारत के अंदर में ये कानून है जिसके द्वारा जो बच्चों की शादी रोकने का प्रावधान जिसमें बोला गया है। सर एडवांटेज क्या होगा? ठीक है, चलो ये हमने लीगल ढांचा पढ़ लिया। नाउ मैं बात कर रहा हूं सर क्यों ऐसी कर रहे हैं कि हम ये लीगल एज जो है शादी की बढ़ा रहे हैं लड़कियों के लिए, लीगल एज बढ़ा। गाइस एक रिक्वेस्ट है आपसे, प्लीज वीडियो लाइक करें और शेयर करें, इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट यार, ठीक है, प्लीज नाराज मत हो यार, ठीक है, वीडियो लाइक और शेयर जरूर करो। जिसने कर दिया उनको बहुत बहुत धन्यवाद है, और जिन्होंने नहीं किया उनसे पुनः हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है यार, प्लीज लाइक कर दो वीडियो को और शेयर भी करो जितना कर सकते हो। तो एडवांटेज क्या है सर ऑफ द रेजिंग एज, ठीक है, ये उम्र बढ़ाने का ना फायदा क्या होगा आपको? पहली बात, अर्ली एज ऑफ मैरिज जो है एंड कॉन्सिक्वेंट अर्ली प्रेगनेंसी। भाई पहले शादी होगी तो बच्चा भी पहले होगा, और उसकी वजह से दोस्तों जो न्यूट्रिशन लेवल है उसके ऊपर बहुत इंपैक्ट पड़ते हैं। ओवरऑल हेल्थ फिजिकली भी और मेंटली भी दोनों तरीके से खराब होती है, बच्चे की भी और मां की भी, ठीक है। अब मां सुरक्षित नहीं होगी, मां का न्यूट्रिशन लेवल उतना अच्छा नहीं होगा, तो बताओ बच्चा कैसे फिर ठीक रहेगा ना? तो इससे दोनों के ऊपर में प्रभाव पड़ेगा। अर्ली मैरिज लीड्स टू द अर्ली प्रेगनेंसी, एंड अर्ली प्रेगनेंसी से न्यूट्रिशनल लेवल आपके बहुत ज्यादा प्रभावित होंगे। शादी की कम उम्र और इससे परिणाम स्वरूप जल्दी गर्भधारण माताओं और उनके बच्चों के पोषण स्तर पर और उनके समग्र स्वास्थ्य और मानसिक स्वास्थ्य पर प्रभाव डालेगा, ठीक है। द मदर एज एट चाइल्ड बियरिंग अफेक्ट एजुकेशन लेवल। अब देखो मदर है, ठीक है, उसको अगर बच्चा हो गया अर्ली एज के अंदर में, किसी लड़की को वो प्रेग्नेंट हो जाती है, बच्चा हो जाता है, तो ऑब्वियस सी बात है उसकी पूरी की पूरी एजुकेशन के ऊपर प्रभाव पड़ता है, एजुकेशन लेवल प्रभावित होता है, उसकी जो लिविंग कंडीशन है वो प्रभावित होती है, बर्डन आ जाता है। भाई बच्चा आ गया तो एक नया मेंबर आ गया फैमिली में, ठीक है, और मान के चलो मिडिल क्लास में इसका बहुत प्रभाव पड़ता है। आप मेरी बात समझ रहे हैं? इससे हेल्थ कंडीशन पे भी प्रभाव पड़ता है, डिसीजन मेकिंग पावर ऑफ वुमेन के ऊपर भी प्रभाव पड़ता है, ठीक है। एक महिला इंडिपेंडेंट है, अभी सपोज करना शादी हुई है, वर्किंग है, ठीक है, बच्चा नहीं है, और एक महिला बच्चा हो गया है, तो उसकी जो डिसीजन मेकिंग पावर है उसके ऊपर भी प्रभाव यहां पे पड़ता है। द लॉ विल हेल्प टू कर्ब द मेंसेज ऑफ चाइल्ड मैरिज। और ये जो कानून हम बना रहे हैं, ठीक है, इससे मान लो हमने 18 से बढ़ाकर कितना कर दिया? 21। आज भी 18 साल है तो इसके चलते 16-15 साल में लड़कियों की शादी अभी भी हो रही है रूरल एरियाज के अंदर में, लेकिन कम से कम 21 पे कर देंगे तो कम से कम 18 तक तो होने देंगे ना, ठीक है, कि ठीक है भाई 21 है, डर रहेगा कि कानून किसी को पता चल गया, किसी ने शिकायत कर दी तो सजा हो सकती है ना। तो इसीलिए अगर हम एज को बढ़ा देंगे, 21 साल कर देंगे, तो एटलीस्ट 18 तो मतलब होने देंगे, लेकिन फिर भी माननी हमें कितनी चाहिए? 21 की, ठीक है, ये बात समझना आप मेरी बात। इससे तो क्या होगा दोस्तों, जो चाइल्ड मैरिज का जो खतरा है वो कहीं ना कहीं क्या होगा? कम होगा। तो ये इसके फायदे हैं। अब इसकी डिसएडवांटेज क्या क्या है सर? ठीक है, देखो डिसएडवांटेज क्या है? डिसएडवांटेज ये है सर, देखो इससे बेसिकली हम ये क्यों करते हैं, ये कानून हमने क्यों बनाया, लीगल एज को क्यों किया? देखो हम इसलिए कर रहे हैं, अगर पढ़े लिखे लोग हो तो हमें करने की जरूरत ना पड़े, है ना, लेकिन हम ये इसलिए करते हैं प्यारे बच्चों, क्योंकि हमें पता है कि जो पेरेंट्स हैं, जो अरेंज मैरिजेस करते हैं, सेल्फ अरेंज मैरिज करते हैं, ये उनको पनिश करने के लिए कानून बनाया गया है, ठीक है, उनको पनिश करने के लिए। अब उनकी लाइफ इन्वॉल्व नहीं है ना इसके अंदर में, भाई मेरे किसी डिसीजन से मेरे पे बहुत कम प्रभाव पड़ेगा, किसी और पे ज्यादा प्रभाव पड़ रहा है, तो ये बात आप उन जो ओल्ड एज पेरेंट्स हैं उनको समझा नहीं सकते हो, ठीक है। तो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज यही है इसका कि द इंप्लीमेंटेशन ऑफ द चाइल्ड मैरिज इज डिफिकल्ट। ये डिफिकल्ट है एज इट इज मोस्टली पिनलाइज द यंग अडल्ट्स, ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना। दूसरा, देखो जितनी ज्यादा मैरिजेस होती है ना, अर्ली मैरिज जो होती है, एज से पहले शादी जो होती है, वो जनरली अगर आप देखोगे तो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, इनके अंदर में होती है, ठीक है, इनके अंदर में होती है। अब जब ऐसा कानून बना दोगे तो सिंपली क्या होगा कि ये शादियां अंडरग्राउंड हो जाएंगी, मतलब होंगी बट पता नहीं चलेगा, ठीक है, लेकिन होंगी जरूर शादियां।
क्योंकि ये शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब जो लोअर जो सेगमेंट हमारी सोसाइटी का वहां होती है, गांव में होती है, और इसको अगर वास्तविकता में रिमूव करना है तो कानून तो ठीक है, लेकिन इसके साथ साथ आपको ग्राउंड लेवल पर एजुकेशन के ऊपर अवेयरनेस फैलानी पड़ेगी, लोगों को अवेयर करना पड़ेगा। बच्चों को जो है स्कूल पाठ्यक्रम के अंदर में सेक्स एजुकेशन, महिलाओं के लिए आपको कुछ एम्प्लॉयमेंट में, रोजगार में और कुछ करना पड़ेगा, वुमेन्स को एम्पावर करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सब चीजें आपको करनी पड़ेंगी अगर रियलिटी के अंदर में आप चाहते हैं तो ये सब हो तो। The change will leave the vast majority of Indian women who marry before they were 21 without the legal protection that the institution of marriage otherwise provides। अब होगा क्या, मान लो इससे क्या, पहले क्या था, 18 साल का रखा था हमने। अब 18 साल से पहले मतलब शादी की उम्र से पहले अगर किसी की शादी हो जाती है तो जो हमारे कानून है, ठीक है, उसके अंदर में जो महिलाओं को प्रोटेक्शन दी जाती है, भाई शादी हो जाए और कईयों की शादी टॉक्सिक हो जाती है, बहुत नहीं बने, है ना, तो उसके ऊपर बाद में अलग अलग प्रकार के कलह हो जाते हैं। मान लो तुमने किसी की शादी कर दी 16 साल से पहले, है ना, किसी की शादी होगी 16 साल, अर्ली मैरिज हो गई, और 16 साल 17 साल की जब हुई तो मान लो दहेज वहेज का कुछ ऐसा मामला हो गया, भाई ना बन रही, तो अब आप कुछ कर नहीं सकते, ठीक है ना, डिवोर्स के लिए फाइल कर सकते हो आप, ठीक है ना, उसकी कंप्लेंट कर सकते हो, क्योंकि आपने खुद क्राइम करके बैठे हो, आप 16 साल से मतलब 18 साल से कम शादी करके बैठे हो, है ना। तो इसीलिए आप जब ये एज आप बढ़ा रहे हो, 18 से 21 कर दिया आपने, मतलब 3 साल और बढ़ गए। तो कहने का मतलब क्या है कि ऐसी महिलाएं जिन्होंने 21 से पहले शादी की, तो जो लीगल प्रोटेक्शन उनको मिलती है कानून के तहत में, वो उससे हाथ धो देंगी, वो उनको नहीं मिलेगी। तो ये एक और डिसएडवांटेज है इसका दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है। अब सर करे क्या, किस प्रकार से हम इन चीजों को ठीक कर सकते हैं, ये तो समस्या हमने पढ़ ली, एडवांटेज पढ़ लिया, डिसएडवांटेज पढ़ लिया। नाउ वी वांट टू डिस्कस की व्हाट वी कैन डू टू पैसिफाई दिस सिचुएशन, इसको हम बदल कैसे सकते हैं। तो देखो सबसे पहले हम बात करें तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एजुकेशन को बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। एजुकेशन इज द ओनली थिंग जिसकी वजह से हम ये कर सकते हैं। जब तक आप लोगों को शिक्षित नहीं करोगे इसके बारे में, तब तक कुछ नहीं होने वाला। ये चीजें क्यों हो रही है भारत के अंदर, क्योंकि भारत में लिटरेसी रेट उतना अच्छा नहीं है, ठीक है। बहुत सारे लोग जो है अभी भी लिटरेट है, तो आप उनको एजुकेट करो, अपने आप वो इस प्रैक्टिस को गिव अप कर देंगे। अब सोचो जब पढ़ेगा नहीं इंडिया तो बढ़ेगा कैसे इंडिया, है ना। अब मेरी बात समझिए, जब आप लड़कियों को पढ़ाओगे ही नहीं, ठीक है, तो क्या होगा, उनको लगेगा कि ये बोझ हो रखा है, ठीक है, जल्दी से फटाफट शादी करो, तो ऐसा लगेगा। लेकिन अगर सोचो बेटियों को पढ़ाया जाए, ठीक है, उनको आगे बढ़ाया जाए दोस्तों, अगर वो भी एम्प्लॉयड हो तो आपको ये कभी फील ही नहीं होगा दोस्तों, ठीक है, और वो डिसीजन मेकिंग वो खुद कर पाएंगे। उनको आप एम्पावर करो, और एम्पावरमेंट का जो पहला तरीका होता है वो है एजुकेशन, ठीक है, उनको पढ़ाओ। तो सबसे पहला आपको एजुकेशन इंश्योर करना पड़ेगा। सिंस द प्रैक्टिस इज सोशल एंड इकोनॉमिक इशू, स्किल एंड बिजनेस ट्रेनिंग एंड सेक्स एजुकेशन इन द स्कूल्स विल आल्सो हेल्प। आपको सेक्स एजुकेशन जो है बच्चों के पाठ्यक्रम में स्कूल टाइम पे आपको सिलेबस के अंदर इंक्लूड करना पड़ेगा, ताकि सभी लोग जो है इससे अवेयर हो, ये हमें करना पड़ेगा। इसके अलावा गवर्नमेंट नीड्स टू लुक इनटू द इंक्रीजिंग एक्सेस ऑफ द स्कूल्स एंड कॉलेज फॉर द गर्ल्स। लड़कियों के लिए ना स्कूल और कॉलेज की जो एक्सेस है उसको बढ़ाना पड़ेगा, बढ़िया तरीके से ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। भी स्कूल जाते हैं तो उसके लिए ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी प्रोवाइड करनी पड़ेगी इंस्टीट्यूट्स और इन फार फ्लंग एरियाज के अंदर में। ये एक बात और है, द अवेयरनेस कैंपेनिंग इज रिक्वायर्ड ऑन द मैसिव स्केल। आपको बड़े लेवल पे एक अवेयरनेस कैंपेन चलाना पड़ेगा, लोगों को इसके बारे में अवेयर करना पड़ेगा, ठीक है। एंड द इंक्रीज ऑफ द एज ऑफ मैरिज, कि भाई शादी की जो उम्र है इसको बढ़ाओ। इसके लिए आपको एक बड़े स्केल के ऊपर में, लार्ज स्केल के ऊपर में आपको क्या करना पड़ेगा, अवेयरनेस कैंपेन चलाना पड़ेगा दोस्तों। एंड टू एनकरेज द सोशल एक्सेप्टेंस ऑफ न्यू लेजिस्लेशन व्हिच दे हैव सेड वुड बी फार मोर इफेक्टिव देन द कोर्सिव मेजर। तो कहने का मतलब क्या है, आप कानून कितने भी बना लो जब तक आप लोगों को अवेयर नहीं करोगे, जब तक आप लोगों को एजुकेट नहीं करोगे, तो वो इन चीजों का फायदा आपको नहीं मिलने वाला है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू educate the people, you have to guide them, you have to provide that particular knowledge। आपको सब बताना पड़ेगा, then only आप इस सोसाइटी से इस जो है टैबू को क्या कर सकते हो, हटा सकते हो। अच्छा दोस्तों, अब रिलेटेड सर्च के अंदर जैसा मैंने बताया दोस्तों, दो चीजें हम थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे बस। प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट, ठीक है, जो हम बात कर रहे हैं, ठीक है, 2006, क्योंकि कई बार ना आजकल कहना यूपीएससी की आदत होगी है कि एक्ट से भी सवाल पूछ लेता है। एंड हिंदू मैरिज एक्ट, ठीक है, 1956। ऐसे ही कोई और पर्सनल लॉ है, मैंने बेसिकली बताया आपको। तो पर्सनल लॉज जो होते हैं हमारे, ठीक है, उनका ओरिजिन पढ़ेंगे, कैसे ओरिजिनेट हुआ। एक दिन याद करो, मैंने आपको जब यूनिफॉर्म सिविल कोड पढ़ाया था तो बताया था साथ ही साथ में इसमें आप प्यारे बच्चों यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है वो भी इंक्लूड कर लेना, ठीक है, यूनिफॉर्म सिविल कोड, ठीक है। सो ये तीनों चीजें 1, 2,
3 और 4, ठीक है, इनके बारे में थोड़ा थोड़ा आपको पता होना चाहिए कि ये क्या है, क्यों है, कैसे हैं, क्योंकि यूपीएससी एग्जाम के अंदर में ये चीजें आपसे पूछी जा सकती है। सो दीज आर द 4 थिंग्स यू कैन आस्क, ठीक है, यूपीएससी कैन आस्क टू यू इन द प्रीलिम्स, ठीक है। सो दिस इज द रिलेटेड सर्च पार्ट, ये आपको करना है। हिंदू विवाह अधिनियम और बाल विवाह निषेध, इसके अलावा यूनिफॉर्म सिविल कोड एंड आपको मैंने बताया पर्सनल लॉ क्या होते हैं, ठीक है। देखो प्रीलिम्स में आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि चाइल्ड मैरिज से संबंधित है ना, तो ये जो कानून है उससे संबंधित मिनिमम एज जो है वो क्या है, हिंदू मैरिज एक्ट के बारे में पूछ सकता है, इसके क्या क्या प्रावधान है अलग अलग, एंड आप जो शादी की एज बढ़ा रहे हो इसके फायदे और नुकसान, इस प्रकार के क्वेश्चन आपसे प्रीलिम्स में किए जा सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं दोस्तों हमारे सवाल के में, यूपीएससी का क्वेश्चन मैंने प्रीलिम्स का लिए दिया था ऐसा, ठीक है। क्या प्यारे बच्चों इसमें क्या है, फॉर व्हाट रीजंस द चाइल्ड मैरिज ऑफन प्रिवलेंट्स, क्या कारण है जिससे भारत के अंदर में चाइल्ड मैरिज अभी भी होती हैं, ठीक है, प्रिवलेंट है। सो इसका रीजन है इनसिक्योरिटी, पॉलिटिकल, फाइनेंशियल रीजन, लैक ऑफ एजुकेशन, तो ये तीनों बातें हैं यार, ठीक है। आप पॉलिटिकल और फाइनेंस, पॉलिटिकल रीजन भी है ना, ठीक है, सरकार को क्या पता नहीं ये सब नहीं हो रहा है लेकिन नहीं चाह रहे वो। मैंने क्या बताया आपने बहुत विपुल ने अभी सवाल पूछा था कि सर जब सरकार को पता है तो सरकार इस पे कानून क्यों नहीं बना देती। भाई सरकार ने कानून बनाया, सरकार की कुर्सी चली जाएगी। सर अभी भी तो यही हो रहा है कि 15 की लड़की हुई नहीं कि शादी की तैयारी स्टार्ट हो जाती है, नहीं सोचते कि जिस पैसे से शादी कर देते हैं। हाँ ये बात सही है, ये बात सही है, जिस पैसे से शादी कर रहे हैं उसी से एजुकेशन में लगाओ तो बहुत सही हो सकता है, बट नहीं होता ना, क्या करें भाई। तो इसी के लिए तो बोला गया ना कि अवेयर करना पड़ेगा लोगों को, माँ बाप को अवेयर करना पड़ेगा। और ये कब होगा, देखो कल आप भी पेरेंट्स बनेंगे तो कल आप एजुकेट है ना, तो आप कल ऐसा नहीं करें, आप कल ऐसा ना सोचें, इसके माध्यम से ये चीजें इंश्योर होती हैं। सो ऑल ऑफ द अबव सारे के सारे इसमें क्या है, सही है। तो ऑल आर द रीजन फॉर दिस पर्टिकुलर थिंग, ठीक है, ये सारे के सारे इसमें रीजन है। चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों मेंस के क्वेश्चन पे। ये तो हो गया प्रीलिम्स का सवाल, ठीक है। अब नाउ मूव टू द मेंस क्वेश्चन, ठीक है। सो बाल विवाह अक्सर किन कारणों से ज्यादा अधिक प्रचलित होता है, असुरक्षा मैंने बताया, राजनीतिक और वित्तीय कारण, हाँ शिक्षा का अभाव, सभी है, ठीक है, तीनों रीजन है। मेन स्पेसिफिक पे आते हैं, ठीक है। मेन स्पेसिफिक देखो अभी रिसेंटली ना सुप्रीम कोर्ट की थोड़ी पहले एक जजमेंट आई थी, ठीक है, चाइल्ड ब्राइड जो होती हैं, ठीक है, मतलब ऐसी जो ब्राइड जिनकी एज 18 साल से कम होती है उनको हम चाइल्ड ब्राइड कहते हैं। तो उनसे संबंधित सुप्रीम कोर्ट की एक स्टेटमेंट आई थी, तो उसी से संबंधित मैंने एक सवाल यहां पे दिया, क्या कि अ मैरिज इन इंडिया कम्स अंडर द परव्यू ऑफ पर्सनल लॉ। आप सबको पता है कि भारत के अंदर में शादी पर्सनल लॉ के अंदर आती है, ये कोई हमारा जो सीआरपीसी है उनके अंदर में, ठीक है, उनके अंदर नहीं, और किस पे कोई यूनिफॉर्म सिविल कोड है भी नहीं, है ना अभी तक, तो ये हमारे पर्सनल लॉ में आती है। अब कह रहा है कि जब प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट जो है हमारा पीसीएम में 2006 जो हम पढ़ रहे थे, इट स्टॉप शॉर्ट ऑफ इनवैलिडेटिंग चाइल्ड मैरिज, कहीं ना कहीं छोटा पड़ रहा है, ओछा पड़ रहा है, कहीं ना कहीं इसमें कुछ कमियां हैं जिसकी वजह से चाइल्ड मैरिज को नहीं रोक पा रहा। इन द लाइट ऑफ रीसेंट सुप्रीम कोर्ट जजमेंट क्रिमिनलाइजिंग सेक्स विद अ चाइल्ड ब्राइड, अभी सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट आई थी जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि एक चाइल्ड अगर चाइल्ड ब्राइड है और उसके साथ अगर सेक्स होता है तो वो एक क्रिमिनल ऑफेंस है, ठीक है, अगर वो कंप्लेंट होती है तो वो एक क्रिमिनल ऑफेंस है। तो सुप्रीम कोर्ट की इस रीसेंट जजमेंट की लाइट के अंदर आप इस मुद्दे को डिस्कस कीजिए कि जो हमारा कानून है प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट, ये कहीं ना कहीं ओछा पड़ रहा है, कम पड़ रहा है, कमजोर पड़ रहा है दोस्तों चाइल्ड मैरिज को रोकने के लिए। सो ये आपको सवाल जो है वो करना है, ठीक है, ये आपको इस पे डिस्कस करना है, ठीक है। सवाल समझ में आया कि नहीं आया, मैं क्या कह रहा हूं, शादी भारत के अंदर में पर्सनल लॉज के अंदर आती है, इसमें कोई दोहराई वाली बात नहीं है। अब कह रहा है कि शादी, छोटे बच्चों की शादी ना हो, प्रोहिबिट करने के लिए हमने एक कानून पास कर रखा है जिसका नाम है चाइल्ड मैरिज एक्ट पीसीएम में। ये क्या करता है, इट स्टॉप शॉर्ट, ये कह रहा है कि कहीं ना कहीं ओछा पड़ रहा है इसको ठीक करने में। अगर ये ना होता तो बताओ सुप्रीम कोर्ट को ये जजमेंट क्यों देनी पड़ती कि वो चाइल्ड ब्राइड जो है उसके साथ सेक्स को क्रिमिनलाइज कर रहा है। तो आपको ये बताना है दोस्तों, इसके ऊपर कमेंट करनी है, यू हैव टू राइट दिस आंसर, ठीक है, इस आंसर को आपको लिखना है। बात समझ में आई कि नहीं आई प्यारे बच्चों, ये आंसर की हम आंसर राइटिंग करेंगे, आज भी मैं 2 आंसर राइटिंग आपको कराऊंगा, इसकी हम आंसर राइटिंग करेंगे और इसकी आंसर राइटिंग के लिए आप मेरे साथ जुड़ोगे कहां पे पता है, मेरे टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर लो।
आप मेरे टेलीग्राम चैनल को क्या कर लो, फॉलो कर लो, बिकॉज मेरे टेलीग्राम चैनल के माध्यम से ही ये सारे काम मैं आपको कराऊंगा, ठीक है। एंड साथ ही साथ में दोस्तों देखो, मेरे साथ जुड़ के आप प्लस कोर्स भी कर सकते हो। प्लस कोर्स करने के लिए दोस्तों मैं आपको बताता हूं, ये जीएस का प्लस कोर्स है, तो यहां पर आप प्लस और आइकॉनिक 2 प्रकार के सब्सक्रिप्शन जो है आप यहां पे ले सकते हो दोस्तों, प्यारे बच्चों। ये आपके सब्सक्रिप्शन का प्राइस है 6 महीने, 1 साल, 2 साल, 3 साल, ठीक है। ये इधर है आइकॉनिक का सब्सक्रिप्शन है 1 साल, 2 साल और 3 साल का, ले सकते हो। कोड आपका क्या रहेगा, सुमित 10। तो ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, पीडीएफ यहां दे दूंगा मैं, साथ साथ ये अपना कोड है, ठीक है, इसको यूज करना है टू गेट द 10% ऑफ इन अकेडमी। आई होप यू लाइक द सेशन, यू एंजॉय द सेशन। सो गाइस प्लीज लाइक द वीडियो, शेयर इट एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, लव यू गाइस।